तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें कई सारे लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में हमें गिवन है इक्वेशंस x प्लस वाई इजल टू 14, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इजल टू 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इजल टू 14 है ना, x प्लस वाई इजल टू क्या है 14 है। इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इस y को यहीं रहने देंगे। इस x को अगर मैं राइट हैंड साइड भेजूं तो ये 14 था, ये x जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अरे भाई जब x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये रही y की वैल्यू, ठीक है, ये रही y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए क्या होता है, y की वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा x माइनस, ध्यान दीजिएगा y के आगे माइनस है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए और लिखिए y की वैल्यू जो कि आपने पहले इक्वेशन यानी इस इक्वेशन से निकाली थी, जो कि है 14 माइनस एक्स। ये जाएगा 14 माइनस एक्स इजल टू 4, इजल टू क्या 4, क्योंकि हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी, सेकेंड इक्वेशन में बेसिकली मैंने पुट कर दी। अब ये हमारे पास बन गया। अब ये माइनस जब अंदर जाता है तो आप लोग जानते हैं तबाही मचा देता है, मतलब ये माइनस 14 को माइनस 14 बना देगा, ये माइनस टकरा के प्लस हो जाएंगे और ये जाएगा x इजल टू 4। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, 2x है, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो 2x हो जाएगा ना भाई, तो हो गया 2x, ये माइनस 14 इजल टू 4। अब हम लोग इस माइनस 14 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो जाएगा 2x माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 14, ठीक है। अब 14 जोड़ेंगे तो भाई ऑब्वियस बात है 18 आएगा और इधर क्या चल रहा है 2x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हमें नीचे लाना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये 2 18 के नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा x इजल टू 18 डिवाइडेड बाई 2। अब क्यों नीचे आया है 2, ये भी सोचने वाली बात है ना। 2x के साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड तो उल्टा हो जाता है ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, तो ये x इजल टू 18 बाई 2 यानी डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 9 18 होता है, 2 9 क्या होता है 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। x की वैल्यू तो आ गई। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी। अरे x की वैल्यू आ गई ना, y की भी वैल्यू तो निकालनी है। तो देखिए y इजल टू क्या है 14 माइनस x और x की वैल्यू क्या है 9, 14 माइनस 9 विच इज 5, ये हो गई y की वैल्यू। कितना आसान है, इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है s माइनस टी इजल टू 3 और दूसरा इक्वेशन गिवन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजल टू 6, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो आप लोग जानते हैं क्या करना रहता है, इस वाले इक्वेशन से हम लोग s या t की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है s माइनस टी इजल टू 3, ठीक है। अब ये s जब राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये देखिए माइनस टी है
माइनस टी इजल टू 3, ये s जब राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस s हो जाएगा। अरे भाई किसी एक की वैल्यू निकालनी रहती है ना, तो सबसे पहले हम लोग ना इस t की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, t की वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, पहले किसी एक की वैल्यू को निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं। अब ये माइनस है ना t के आगे, हमें सिर्फ t चाहिए, माइनस t भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ t चाहिए, सिर्फ। ठीक है, लेकिन t के आगे माइनस है तो इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो जाएगा t इजल टू माइनस, देखिए ध्यान से, ये माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए 3 माइनस s। ठीक है, यही देखने वाली बात है कि कैसे ये माइनस इधर गया है, ये माइनस जस्ट उठ के यहाँ पे आ गया है, लेकिन जब आगे माइनस लगाते हैं तो तुरंत ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो आप लोग जानते हैं तबाही मचाता है। ठीक है, t इजल टू -3 हो जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस s, तो t की वैल्यू आ गई -3 प्लस s। t की वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस s, ये हो गई हमारी t की वैल्यू। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में, इस t की वैल्यू को हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो क्या है सेकेंड इक्वेशन, s/3 प्लस t मतलब -3 प्लस s, -3 प्लस s डिवाइडेड बाई 2 इजल टू 6। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे आप लोग जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इस 2 को s में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। 2 को s में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2s आएगा, बीच में जो भी साइन है उसे लगा दीजिए, प्लस है। फिर इस 3 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस s, है ना, 3 को भाई इन दोनों मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज 6, और इधर तो 6 था ही पहले से, तो ये जाएगा 2s, 3 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये 3 और -3 मिलके -9 हो जाएंगे। ठीक है, 3 और s मिलके प्लस 3s। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ -9। ठीक है, इजल टू 6। अच्छा, ये 6 डिवाइड में है ना, इसको मैं चाहूँ तो राइट हैंड साइड भेज सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई में चला आएगा। ठीक है, ये जाएगा 2s -9 प्लस 3s इजल टू 6, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 3s और 2s को जोड़ सकते हैं तो ये क्या जाएगा, 3 और 2 5 होता है, 3 to 5 होता है, तो 3s और 2s मिलके 5s हो जाएगा, -9 इजल टू 36। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं क्या करना है ना, इस -9 को उधर भेजना है, तो जाएगा 5s, 36 है, ये -9 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा, 36 और 9 45, एक एक स्टेप में करा रहा हूं देखिएगा, 5s इक्वल टू 45, अब ये 5 नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 5, ये जाएगा s की वैल्यू, डिवाइड कर लीजिएगा, 5 9 जा 45। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ध्यान दीजिएगा अभी बस s की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी t की वैल्यू नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ s की वैल्यू आई है। t की वैल्यू निकालना है तो इस s की जगह रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, t इक्वल टू -3 प्लस s है, s की वैल्यू 9 है, -3 प्लस 9 कितना आएगा, 6 आएगा, t की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ -3 प्लस 9 तो आपको करने आता होगा। ठीक है ना, क्लास 10th में आप लोग। तो देखा आपने कैसे हम लोग दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले वाले इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे वाले में पुट कर दे रहे हैं। जैसे दूसरे वाले में पुट कर रहे हैं तो एक की वैल्यू मिल जा रही है, जैसे इसकी वैल्यू मिल रही है तो वापस उस वाले इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो हमें दूसरे की भी वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और लगाइए, देखिए एकदम आप इस क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे आप लोग, बस 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पार्ट 3 में हमें इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। मैं बता दूं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं तो इसे सॉल्व कर ले जाऊंगा, हालांकि इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। कई लोग समझ भी पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के पास इन्फिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन या कहें ये पार्ट
जो थर्ड पार्ट है इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पार्ट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन नहीं होगा, कई सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है, मतलब कई सारे एक्स और वाई की वैल्यू होंगी इस वाले पार्ट में। तो इस पार्ट को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 पार्ट में हमें गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इजगल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इजगल टू 2.3, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, y की वैल्यू को पहले निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये 0.2x प्लस 0.3y इजगल टू 1.3, ठीक है। इस 0.2x को हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो जाएगा 0.3y इजगल टू 1.3, 0.2x उधर आएगा तो माइनस 0.2x हो जाएगा, ठीक है। y के आगे 0.3 दिया है, तो ये 0.3 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, दैट इज y इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3। यहाँ से देखिए 0.3 उठ के नीचे आ गया है, ऊपर था नीचे आ गया है, ये y की वैल्यू मिली है हमें। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y, y की वैल्यू क्या है, ये इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3 और इधर हो जाएगा 1.3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये 0.5 1.3 और 0.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.4x प्लस 0.5 को अगर मैं 1.3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा, 0.65 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 0.5 को 0.2 में मल्टीप्लाई करें तो 0.10 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से बीच में तो इसलिए माइनस भी बीच में आएगा, और x भी है साथ में तो x भी आएगा, ठीक है, और नीचे रहेगा 0.3। चिंता ना करिए, आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अभी मैं इसको एक और तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। बस एक बार इस चीज को एक बार देख लीजिए, ठीक है। इधर क्या है 1.3, फिर से वही सिचुएशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब 0.4x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 मान ले रहा हूँ। अब इस 0.3 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.3 को जब 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आएगा और साथ में x प्लस, अब इस 1 को इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो यही दोनों चीजें सिंपली उतर जाएंगे, तो ये जाएगा 0.65 माइनस 0.10x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 0.3 इक्वल टू 1.3। अब इस 0.3 को 1.3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले इसको और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस चीज को और इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 0.12x माइनस 0.10x सिमिलर टर्म्स हैं, घटा सकते हैं इन दोनों को, इन दोनों घटाएंगे तो बताइए क्या आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ 0.02x आएगा। अब घटा लीजिएगा, सिंपली आपको यही माइनस करना है, 0.12 0.10 यही माइनस करना है, ये तो कर सकते हैं ना आपको। तो जब इन दोनों को घटाएंगे ये आएगा और प्लस 0.65, ठीक है, इक्वल टू, ये चीज जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 0.39, है ना, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। अब इस 0.65 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 0.65 को इधर भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.02x इक्वल टू, ये चीज उधर जाएगी तो 0.39 माइनस 0.65, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.26, ठीक है, और इधर 0.02
x। ठीक है, आपको ये बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट सब्र रखिए, अभी मैं आपको इसे आसान करके बताऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कराऊंगा। ये मेथड इसलिए जानना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक फंडा वही है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सेकंड मेथड बताता ना तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, अभी आपको लगेगा अभी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अभी 0.02 को डिवाइड में भेज देंगे, ये x इक्वल टू माइनस 0.26 डिवाइडेड बाई 0.02, इसे डिवाइड करेंगे आप लोग, ये आएगा -13। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी -13, अब इसे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये डिवीजन आपको आना चाहिए, x की वैल्यू आएगी -13। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं ना तो काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसमें जाके पोस्ट करिएगा कि मुझे ये डिवाइड नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वहां आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है -13, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करिए, इतना पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -13, तो ये y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू x मतलब -13 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई है ना भाई, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 13 और 0.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, 13 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत टफ लगा होगा। ठीक है, तो चिंता न करिए, मैं तो हूं ही, मैं इसे बहुत आसान बना दूंगा। ठीक है, इसे पहले एक बार नोट कर लीजिए, ये जानना आपके लिए जरूरी था। तो सेकेंड मेथड क्या है, अब हम लोग उसे जानेंगे। ठीक है, आपने देखा जब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे थे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस आ रहे थे पॉइंट में और बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था उन्हें हैंडल करना। तो हम लोग पता क्या करेंगे, इन सब में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तीनों को बुरा भी नहीं लगेगा। अगर मैं खाली इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 10 तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे, तो भाई सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेईमानी नहीं। और जब पहले वाले इक्वेशन के साथ कर रहे हैं तो दूसरे वाले के साथ भी करना पड़ेगा। अब सोचिए, जब मैं 10 को 0.2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10 को जब आप 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो चुपचाप 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 आएगा। सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, 10 इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 13, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 4x हो जाएगा प्लस ये 5y हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। फायदा देख रहे हैं क्या हो रहा है, फायदा ये हुआ कि पॉइंट हर जगह से हट गया और इसे हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी कुछ देर पहले हमने किया था, यानी y की वैल्यू निकालेंगे फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब काम आप खुद से कर सकते हैं, अब आपको कैलकुलेशन टफ नहीं लगेगा। ठीक है, पॉइंट्स मैंने आपको छुटकारा दिलवा दिया। तो अब हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो फिर से भाई इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, फिर y की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, आप चाहें तो x की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार y की वैल्यू को निकालें। आप x की वैल्यू को निकालिए, सेकंड वाले में पुट कर दीजिए, चाहे तो आप सेकंड वाले में से निकाल के फर्स्ट वाले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, बस उसी को उसी में मत पुट कर दीजिएगा, है ना, तब तो दिक्कत हो जाएगा। जिससे निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस वाले से y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्या है
2x प्लस √3y इजल टू, ये 0 है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, इस √2x को राइट हैंड साइड भेजूंगा, क्या जाएगा √3y इजल टू 0 माइनस √2x, यही होगा ना भाई। 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब हटाइए यहाँ से, भगाइए। अब ये √3y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इस √3 को मैं RHS में भेजूंगा यानी राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y इजल टू माइनस √2x डिवाइडेड बाई √3, है ना, y आजाद हो गया, ये रही y की वैल्यू, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। √3x माइनस √8y इजल टू 0, है ना, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है हमें, तो जाएगा √3x माइनस √8, y की वैल्यू क्या है माइनस √2x बाई 3, माइनस √2x बाई √3, ठीक है। जैसे ही पता है माइनस आता है ना, मुझे बहुत डर लगता है, डरना चाहिए भी, क्योंकि माइनस ना जिंदगी बर्बाद कर सकता है ना। अगर मैं आपके आगे माइनस लगा दूं तो सोचिए आप माइनस हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। संदीप मैसोरी की वीडियो तो देखते ही होंगे, वो क्या बोलते हैं हमेशा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं, है ना। तो ये नेगेटिव बहुत परेशान करता है, तो इसलिए हमेशा इसे मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये जाएगा √3x, ये माइनस मिलके प्लस, ठीक है। अब ये √8 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे, √8 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बताइए क्या आएगा, रूट में 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √16 आएगा, ठीक है। रूट क्या आएगा 16 आएगा, और ये x डिवाइडेड बाई √3 इजल टू 0, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 को जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, √3 को √3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये x प्लस 1 को जब √16 में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और √16 की वैल्यू 4 होती है ना, √16 की जगह मैं 4 लिख दूंगा, और ये x डिवाइडेड बाई √3 को जब 1 में करेंगे तो √3 आएगा इजल टू 0, 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x आएगा डिवाइडेड बाई √3 इजल टू 0। इस √3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 7x इजल टू 0 को जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, अरे भाई 0 इसमें मिल जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएंगे सब, ठीक है। अब 7x इजल टू 0 है, 7x इजल टू 0 है तो 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजल टू 0 बाई 7 दैट इज 0, है ना। 0 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 0 मिली, है ना, अंडा। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो जब x की वैल्यू 0 मिली तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई √2, तो y की भी वैल्यू 0 ही आ जाएगी ना, ठीक है। कर लीजिएगा सॉल्व, तो दोनों की वैल्यू 0 आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इजल टू -2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इजल टू 13 बाई 6, ठीक है। अब ये दोनों ही जो लीनियर इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, और फ्रैक्शन से मुझे नफरत है, तो मैं अपनी नफरत को दूर करूंगा। कैसे दूर करूंगा आइए देखते हैं। इस 3 को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा 9x आएगा ना, 3 को 3x में करेंगे 9x आएगा, 2 को -5 में करेंगे तो -10y आएगा, बीच में माइनस, 2 को 5 में करेंगे तो 10 और y डिवाइडेड बाई 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इजल टू ये क्या था -2, ठीक है। अब ये 6 को -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा 9x माइनस 10y इजल टू 6 को जब -2 में करेंगे तो -12 आएगा। मतलब ये वाला इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मुझे नफरत थी इस फ्रैक्शन से तो मैंने फ्रैक्शन हटा दिया। कैसे हटाया, 3 को इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 को मैंने -2 मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया, ठीक है। तो इसके जगह मैं लिख दे रहा हूँ 9x माइनस 10y इजल टू -12,
ठीक है। अब जैसे मैंने इस वाले इक्वेशन को कन्वर्ट किया था, वैसे आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 को x में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x आएगा, प्लस 3 को y में करेंगे तो 3y आ जाएगा। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, 2 को 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था, 13/6। ठीक है, अब इस 6 को इधर भेज देंगे। ठीक है, क्या जाएगा, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/6 इंटू 6 हो जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, 6 से 6 कट गया, क्या बच रहा है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। यानी इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ठीक है, तो मैंने दोनों ही लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, और जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि मैं y की वैल्यू को निकाल रहा था पहले वाले इक्वेशन से। इस बार मैं x की वैल्यू को निकालूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहें तो y की वैल्यू को भी निकाल के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है। ठीक है, ये जब -10y उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। 9x इक्वल टू -12 -10y उधर जाएगा तो +10y, -10y जब उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बार x की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि मैं y की वैल्यू को निकाल रहा था। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जब 9 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब ये आ गई x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पहले मत कर दीजिएगा, ये तो बवाल हो जाएगा। तो ये क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग देंगे, x 2 पहले लिखिए, फिर x की जगह -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, फिर ये प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 -12 और 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जब -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -24, बीच में प्लस 2 जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 20y, नीचे क्या था 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इस 3y के नीचे कोई नहीं है तो सबका मालिक 1, तो इस 1 को पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो -24 प्लस 20y प्लस इस 9 को 3 में करेंगे तो 27y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इस 9 को 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा इक्वल टू 13। अब इस 20y को 27y से जोड़ सकते हैं, है ना, ये दोनों टर्म्स जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24 प्लस 2 2 4 और 7 47y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 13, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस 9 को 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24 प्लस 47y इक्वल टू 9 को जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। अब इस -24 को भी इधर भेज दीजिए तो 47y हो जाएगा इक्वल टू -24 को भेजेंगे तो +24। ठीक है, अब इससे जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 141, और इधर क्या है 47y, और 47 नीचे आ जाएगा यानी 141 डिवाइडेड बाई 47। ठीक है, तो जब आप लोग 141 को 47 से डिवाइड करेंगे ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं आया। इस y की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 9, -12 प्लस 30 कितना होगा 18 होगा डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा यानी x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, लंबा है लेकिन आसान है ना। वैसे भी मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अगर मैं एक एक स्टेप ना लिखूं तो ये जैसे 4-5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 6 के 6 पार्ट सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2।
तो इसको पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशन दिख रहे होंगे, ठीक है। वो 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं? 2x plus 3y is equal to 11, एक है 2x minus 4y is equal to minus 24 और एक इक्वेशन गिवन है y is equal to mx plus 3, ठीक है। 3 इक्वेशन गिवन है, तो कह रहा है आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, उस x और y की वैल्यू की मदद से इस m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। जब इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू जो भी है रख दीजिएगा इज इक्वल टू m और x की वैल्यू जो आएगी उसे रख दीजिएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आइए करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहें तो अगर आपको कोई और मेथड मालूम है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसे इक्वेशन 2 मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिर से वही बात, y की वैल्यू को निकालेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो 2x को उधर भेजेंगे, 3y इज इक्वल टू 11, 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y, y मतलब 11x माइनस 2, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि आगे माइनस है, 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये माइनस 24, ठीक है। अब ये 4 जो है वो 11 और माइनस 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x और ये माइनस 4 को जब 11 में करेंगे तो 44 और 4 को जब माइनस 2x में करेंगे तो माइनस 8x आएगा। ध्यान दीजिएगा मैं माइनस को नहीं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ 4 को डिवाइडेड बाई 3 और इधर है माइनस 24। अब इस 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 3 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x, बीच में माइनस 1 को जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दैट इज 44 माइनस 8x, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं? इस 3 को 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब ये माइनस इन दोनों का होलिया बिगाड़ देगा, क्या करेगा? चलिए आइए देखते हैं। तो ये जाएगा 6x माइनस 44 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। 6x और 8x मिलके 14x हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना भाई। फिर माइनस 44 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस 3 को 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x माइनस 44। जब इस माइनस 24 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस 72। अब इस माइनस 44 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, ठीक है। अरे माइनस 44 है ना, उधर जाएगा प्लस 44। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 28, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 28 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। ये सब तो आपको करने आता ही होगा। और इधर क्या चल रहा है? 14x। अब ये 14 डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2 आ जाएगी। अभी तो बस x की वैल्यू आई है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर लिखेंगे 11 माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 को माइनस 2 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4 आएगा ना, ब्रैकेट में लिखिए
माइनस माइनस प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे 15, ठीक है, 3 5 से 15। तो यहाँ से देख सकते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, -2, और y की वैल्यू क्या मिली, 5, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि m की वैल्यू आ जाए। तो y की जगह 5 रख रहा हूं मैं, इक्वल टू m, x की जगह -2 प्लस 3, -2 को जब m में मल्टीप्लाई करूंगा तो -2m हो जाएगा, प्लस 3 इधर 5, 3 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या जाएगा, 5 -3 हो जाएगा, इक्वल टू -2m। 5 -3 करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू -2m, ठीक है। अब इस -2 को नीचे ला देंगे, ठीक है। ये 2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू m, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो m की वैल्यू 1 बाई -1 दैट इज -1, है ना। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन 6 वर्ड प्रॉब्लम में हमें लीनियर इक्वेशन को बनाना है ना, और उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देखा ही, तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर और उन्हें सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस, यानी दो नंबर को जब आप घटाएंगे तो 26 आएगा, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। तो दो नंबर की बात हो रही है, दो नंबर की बात हो रही है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर को, पहले वाले नंबर को हम लोग x मान लेंगे, और सेकंड नंबर को y मान लेंगे। पहले नंबर को मैंने x मान लिया, सेकंड नंबर को मैंने y मान लिया, ठीक है। कह रहा है दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों नंबर को जब आप घटाएंगे यानी x माइनस y करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 26 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी जब दोनों को घटाएंगे तो 26 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये रहा पहला इक्वेशन, ठीक है। आगे एक और कहा है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसमें लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 3y, 3 गुना है ना भाई। एक नंबर जो है, पहला वाला नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे वाले में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। जो क्वेश्चन में बोले वही कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला था एक नंबर जो है, यानी पहला नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो मैंने वही कर दिया। तो x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। अब पता है मजे की बात क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं ना। लेकिन ध्यान से देखिए, इस वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पहले से निकली हुई है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस x की वैल्यू को, जो कि है 3y, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इस x की जगह 3y रख दीजिए। x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 3y, बीच में माइनस, ये y इक्वल टू 26। 3y माइनस y 2y हो जाएगा इक्वल टू 26। ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 26 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू 13, ठीक है। y की वैल्यू 13 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू वाई यानी 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 39, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब इन दोनों नंबर को घटाएंगे तो 26 आएगा, ये वाला इसका 3 गुना है। देख सकते हैं कितना आसान था। पहले हमने इक्वेशन बनाया और उसको सॉल्व कर लिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों को कठिन लगते हैं,
अगर जिनको कठिन लगते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ना, सिंपल एक सोल्यूशन है, इस वीडियो को पूरा देखिए और कई बार क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ही अच्छा आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो पहले जान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं। आपने एंगल्स पढ़े हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं, या ऐसे दो एंगल को कहते हैं जिनको जोड़ने पर 180 आए। ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 180 आए उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो कितने एंगल्स की बात हो रही है? दो एंगल्स की ना। कह रहा है क्वेश्चन में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी उन दोनों एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो पहले दो एंगल को हमें कुछ मानना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट एंगल को मैं, दो एंगल होते हैं ना सप्लीमेंट्री एंगल में, फर्स्ट एंगल को मैं x मान लूंगा, सेकेंड एंगल को मैं y मान लूंगा, ठीक है। दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है ना। क्वेश्चन में बोला है बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? 180 ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। सप्लीमेंट्री वर्ड में ही छुपा था कि x प्लस वाई करने पे 180 आएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मान लेते हैं पहला वाला बड़ा रहा होगा, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये बड़ा है, तो कह रहा है जो बड़ा वाला है ना वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। बड़ा वाला यानी x छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। 18 ज्यादा मतलब जोड़ना, ज्यादा मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो मैंने y प्लस 18 कर दिया, छोटे वाले में 18 जोड़ दिया, क्योंकि क्या बोल रहा है? छोटे वाले से 18 ज्यादा है, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो मैंने छोटे वाले एंगल में 18 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, और इसमें भी वही बात है कि x की वैल्यू पहले से निकली हुई है, तो इस x की वैल्यू को सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकल आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू निकली हुई है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180। इस x के जगह हम लोग y प्लस 18 रखेंगे, y प्लस 18 और ये प्लस y इक्वल टू 180। ये y और ये y मिलके 2y हो जाएंगे, प्लस ये 18 इक्वल टू 180। इस 18 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, इन दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा? 162, ठीक है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 18 डिग्री, तो ये जाएगा 99 डिग्री। तो x की वैल्यू 99 है, y की वैल्यू 81 है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो ये कोई टफ काम नहीं है ना, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सिंपली बस आप ये फोकस रखिए क्वेश्चन लगाते वक्त कि कितना अच्छा से आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम हिंदी में ट्रांसलेट कर ले गए, समझ गए, फिर कुछ है नहीं, फिर आपको बस इक्वेशन बनाने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। थर्ड पार्ट लगाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो एक कोच है जो कि अपने क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीद रही है। तो जब ये 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है तो उसे टोटल 3800 रुपीज देने पड़ते हैं। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है तो उसे 1750 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपको हर एक बैट का कॉस्ट और हर एक बॉल का कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। हमें
नहीं पता कि एक बैट कितने रुपए में मिल रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है कि एक बैट कितने रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ एक बैट जो है, ये सपोज करिए बैट है, ये बैट जो है एक्स रुपीज में मिल रहा है, और एक बॉल जो है, ठीक है, ये वही बॉल है जो धोनी ने मार के गायब कर दिया था। ठीक है, ये बॉल वाई रुपीज में मिल रही है, मतलब एक बैट एक्स रुपए का है और एक बॉल वाई रुपीज का है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दाम नहीं बताया है कि एक बैट और एक बॉल का कितना कॉस्ट है, हालांकि हमें वही फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बैट, मतलब एक बैट कितने रुपए का है, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल यानी एक बॉल कितने रुपए का है, इसे हम लोग वाई मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। कितने बैट खरीद रही है, ऐसे 7 बैट खरीद रही है ना, और कितने बॉल, 6 बॉल खरीद रही है। एक बैट खरीदने में उसे एक्स रुपीज देने पड़ रहे हैं, 7 बैट खरीदने में उसे कितने रुपए देने पड़े होंगे। अगर मान लीजिए एक बैट आपको 1000 रुपए में पड़ रहा है, 7 बैट कितने रुपए में पड़ेंगे, 7000 में। क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर एक बैट एक्स रुपीज का है तो 7 बैट 7 एक्स रुपीज के होंगे। एक बॉल वाई रुपए का है तो 6 बॉल 6 वाई रुपए के होंगे, 6 वाई रुपीज के होंगे। टोटल कॉस्ट कितना हुआ होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो टोटल कॉस्ट 7x प्लस 6y है ना, इतने रुपए देने पड़े होंगे। एक बैट x रुपए का था तो 7 बैट 7x, एक बॉल y रुपए का था तो 6 बॉल 6y रुपए के, टोटल कितना रुपए देने पड़े होंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे ना। और क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है कि कितने रुपए देने पड़े, कह रहा है क्वेश्चन में 7 बैट और 6 बॉल खरीदने के 3800 रुपए देने पड़े। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 3800 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वो 3 बैट और 5 बॉल खरीद रही है, 3 बैट और 5 बॉल, तब उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1750 रुपए। ठीक है, तो एक बैट अगर एक्स रुपीज का है तो 3 बैट 3x रुपीज के, एक बॉल वाई रुपीज का है तो 5 बॉल 5 वाई रुपीज के। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1750 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम उनको बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को हमें बस सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से, है ना। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7x को उधर भेजेंगे तो ये 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x उधर जाएगा तो माइनस 7x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 नीचे आ जाएगा, 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6, ये रही y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में यही तो करते हैं, तो जाएगा 3x प्लस 5y है ना, y की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो जाएगा 3x प्लस 5 को 3800 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 190 और 00, ये बीच में माइनस, 5 को 7x में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 35x डिवाइडेड बाई 6, नीचे तो 6 था ही ना, इज इक्वल टू 1750। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, सबका मालिक है, 6 को 3x में करेंगे तो 18x आएगा, बीच में प्लस, इस 1 को जब इन दोनों में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जगह 19,000 माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750, है ना। अब 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले इसको और इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस 17x, है ना, क्योंकि आगे माइनस है तो एक्चुअली माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा माइनस 17x, फिर बीच में प्लस, ये 19,000। ठीक है, 6 जो है वो 1750 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई ये 6 से 1750 मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,500।
ठीक है, अब एक काम करिए, इस 19,000 को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस 17x इक्वल टू 10,500 माइनस 19,000। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 8,500, है ना। ये माइनस से ये माइनस कट गया, 17 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है 8,500 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 500 बार में, है ना। तो एक बैट का कॉस्ट जो कि x रुपीज था, उसकी वैल्यू आई 500, मतलब एक बैट 500 रुपए का था। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3800 माइनस 500 x की जगह रखना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 500 दैट इज 3500 डिवाइडेड बाई 6, घटाएंगे तो क्या आएगा 300 ना, और डिवाइड करेंगे 300 को तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बॉल 50 रुपए की और एक बैट 500 रुपए का। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ एक बैट कितने रुपए का मिलता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। तो देखा आपने कैसे मैंने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने वर्ड प्रॉब्लम को पहले ध्यान से पढ़ा, उसका मतलब समझा और उसके बाद इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसे मैंने सॉल्व किया। अब आपको लग रहा होगा ये सब मैं खुद से कैसे कर पाऊंगा, तो इसका एक ही इलाज है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आप, उतना ही ज्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम में कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टोटल कम से कम आपको 50 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के लगाने चाहिए। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं लगा पा रहे हैं, तब लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees. For a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्वेश्चन तो काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, तो उसका पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस। मतलब एक टैक्सी जो है वो दो तरह के पैसे ले रही है, एक फिक्स्ड चार्ज और एक चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो टैक्सी क्या कर रही है, दो तरह के चार्जेस ले रही है, एक फिक्स्ड चार्ज और एक चार्ज बाय किलोमीटर। चार्ज बाय किलोमीटर, दो तरह के चार्जेस ले रही है। जैसे सपोज करिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई जाते वक्त मान लेते हैं डिस्टेंस रहा होगा 100 किलोमीटर, मान लीजिए, मैं जान रहा हूं उतना नहीं है। तो पता है ये टैक्सी ड्राइवर कैसे पैसा इस आदमी से लेगा, वो पहले एक फिक्स्ड चार्ज दे देगा, कहेगा कि भैया आप कहीं भी उतरें आपको इतने रुपए तो देने ही है। सपोज कर लीजिए फिक्स्ड चार्ज है 50 रुपए और चार्ज बाय किलोमीटर है सपोज कर लीजिए 2 रुपए किलोमीटर, है ना, 2 रुपीज किलोमीटर। तो वो 50 रुपए तो लेगा ही लेगा अगर आप उसके टैक्सी में बैठ गए, प्लस अब जितना किलोमीटर आप चले हैं, ठीक है, उसमें इस चार्ज बाय किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब वो 1 किलोमीटर के 2 रुपए ले रहा है, तो 100 किलोमीटर के 200 रुपए लेगा। ठीक है, तो आपसे टोटल 250 रुपए लेगा जाने के। तो फिक्स्ड चार्ज का मतलब ये है कि आप उसके अगर टैक्सी में बैठ गए, ठीक है, तो आपसे उतने रुपए लेगा ही जितना उसने फिक्स किया है। ठीक है, और बाकी आप जितना दूर तक जाएंगे उसको वो कैलकुलेट कर लेगा। तो ये दोनों ही चीजें हमें नहीं पता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज बाय किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलने पर कितना रुपए वो चार्ज कर रहा है, ये दोनों ही चीजें हमें नहीं पता है। तो फिक्स्ड चार्ज को मैं x रुपीज मान ले रहा हूँ और चार्ज बाय किलोमीटर को y रुपीज मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज।
मतलब अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है टैक्सी ड्राइवर, तो कितना रुपए ले रहा है? 105 रुपए ले रहा है। 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपए ले रहा है। तब उस 105 रुपए में कुछ फिक्स्ड चार्ज रहा होगा, कुछ चार्ज बाई किलोमीटर रहा होगा। फिक्स्ड चार्ज तो एक्स ही रुपीज है ना, तो एक्स प्लस चार्ज बाई किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपी है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाई रुपीज। तो क्या फिक्स्ड चार्ज और 10 वाई रुपीज को जोड़ दें तो वो 105 रुपए के इक्वल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात वापस। क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर चल रहा है उस टैक्सी से, तो उसे 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उसे 105 रुपए में फिक्स्ड चार्जेस भी इंक्लूड होंगे और चार्ज बाई किलोमीटर भी इंक्लूड होगा। फिक्स्ड चार्ज तो एक्स रुपीज ही रहेगा, है ना। और लेकिन उसमें क्या जुड़ जाएगा? चार्ज बाई किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तब उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 155 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो फिर से फिक्स चार्ज तो एक्स ही रुपए रहेगा और 1 किलोमीटर का वाई रुपए है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, है ना। तो दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इस बार एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, 10y को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इधर जाएगा x इक्वल टू 105, ये 10y उधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, है ना। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये रहा x। इस x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 105 यानी ये वाला माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब ये माइनस 10y है 15y है, तो ये हो जाएगा 5y, नीचे हो जाएगा 105, उधर हो जाएगा 155, 105 उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो ये 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 450। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर का वो 10 रुपए लेता है। ठीक है, ये तो y की वैल्यू है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की वैल्यू भी है 10, तो 10 10 से 100 होता है, 10 10 से 100 और 100 घटाएंगे 105 में तो 5 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो मतलब फिक्स्ड चार्ज वो 5 रुपए ले रहा है और 1 किलोमीटर के वो 10 रुपए ले रहा है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो फिर से मैंने वही किया, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा, समझा और मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अगर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए ना, फिर आप वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन का आपको पहले हिंदी कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं फिर खत्म है, फिर आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग 5th वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both denominator and numerator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें नहीं पता। एक फ्रैक्शन होता है ना, ये एक फ्रैक्शन है 4/5, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर है। तो एक फ्रैक्शन की बात कह रहा है एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर आप ऊपर भी 2 जोड़ें और नीचे भी 2 जोड़ें, यानी न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ें, तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। अब कुछ लोग समझ लेंगे कि फ्रैक्शन ही 9/11 है। फ्रैक्शन 9/11 नहीं है। फ्रैक्शन 9/11 तब हो जा रहा है जब फ्रैक्शन में आप 2 जोड़ रहे हैं ऊपर और 2 नीचे भी जोड़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन तो हमें एक्चुअली मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन में एक्चुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को मैं x मान ले रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैं y मान ले रहा हूं। फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में मैंने
न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें, यानी x में भी 2 जोड़ दें, y में भी 2 जोड़ दें, तो जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा। बस बन गया इक्वेशन। 11 को अब x + 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y + 2 को 9 है, काम हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन कंप्लीट बना नहीं है, क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। ये 11 x + 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 11 × x + 2 = y + 2 9 में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 ब्रैकेट में y + 2, 11x को करेंगे तो 11x प्लस 11 को 2 में करेंगे तो 22 = 9 को y में करेंगे तो 9y प्लस 9 को 2 में करेंगे तो 18। अब इस 9y को धर लेते हैं, ये 11x 9y जाएगा तो -9y = इस 22 को धर लेते जाइए, तो 18 पहले से था, 22 धर जाएगा तो -22, 11x -9y = 18 - 22 क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, ये रहा पहला इक्वेशन, इतनी मेहनत से मिला है। अब आगे क्वेश्चन में एक और बात कहा था कि अगर आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दें, मतलब x में भी 3 जोड़ दें, y में भी 3 जोड़ दें, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। फ्रैक्शन जो है वो 5/6 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को x + 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × x + 3 = y + 3 को 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × y + 3, क्रिस क्रॉस हो रहा है बस, इसको इसमें, इसको इसमें। ठीक, तो 6x प्लस 6 3 = 18, 5 को y में करेंगे 5y प्लस 5 को 3 में करेंगे तो 15। अब इस 5y को धर ले जाइए, 6x 5y धर आएगा तो -5y = 18 को धर लेके जाइए तो 15 था, 18 धर जाएगा तो -18, 15 में 18 घटाएंगे तो -3 आएगा ना। तो दूसरा इक्वेशन मिला मुझे 6x - 5y = -3। तो अगर आपने इतनी चीजों को नोट नहीं किया है तो इसे पहले आप नोट कर लें। ठीक है, इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ जो मैंने बनाया था, 11x - 9y = -4। दूसरा इक्वेशन ये है 6x - 5y = -3। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी बस मैंने इक्वेशंस बनाए हैं, इन्हें सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, x y की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूँ, 11x, यहाँ क्या है -4, ये 9y जो कि माइनस में उधर जाएगा तो +9y हो जाएगा। ठीक है, अब इस 11 को नीचे भेज सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 9y / 11। ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि है 6x - 5y = -3। 6x है ना, तो ये 6 × -4 + 9y / 11 -5y = -3। ठीक है, 6 को -4 में मल्टीप्लाई करिए -24 प्लस 6 को 9 में मल्टीप्लाई करिए 54, और ये y भी रहेगा / 11 -5y = -3। 11 को 5 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, है ना, अरे इसके नीचे 1 लिखते हैं ना, 11 को फिर 5 में, 1 को इन दोनों में, 1 को इन दोनों में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -24 प्लस 54y, बीच में माइनस, 11 को 5 में करेंगे तो 55y / 11 को 1 में कर लीजिए तो 11 आ जाएगा = -3। ठीक है, इस 54y को -55y से घटाएंगे तो आएगा -24, इन दोनों घटाएंगे तो -1y आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जब घटाएंगे तो -1y आएगा / 11 = -3। 11 को -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -33, इधर क्या था -24 -1y मतलब सिंपली -y है ना। अब इस -24 को उधर भेज दीजिए, तो ये -y था, -33 था, -24 उधर जाएगा तो +24। ठीक है, -33 + 24 कितना आ जाएगा, -9 होगा, और इधर क्या था -y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 9। अब जाके तो y की वैल्यू मिली,
अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो -4 प्लस 9 और y की वैल्यू भी 9, तो 9 9 से 81 डिवाइडेड बाई 11। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा 77 ना। तो x की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, ये 7 टाइम्स में x की वैल्यू हमें मिलेगी 7। अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, हमें x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली, पुट करिए तब आंसर मिलेगा 7/9। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें न्यूमरेटर को कुछ मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है ना, इस टाइप के बस एक वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो बोर्ड एग्जाम में फेरबदल कर देंगे तो आप उसे लगा ही नहीं पाएंगे। तो क्या करिए, RD शर्मा या ML अग्रवाल कोई सी भी एक साइड बुक उठाइए, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एनसीईआरटी रिवीजन करते समय भी आप यूज कर सकते हैं, या क्लास में टीचर लोग करवाते हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको साइड बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा सिर्फ। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, इक्वेशंस बना ले रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब अगर आप एनसीईआरटी लगाएं काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है, अपने खासकर कोचिंग में भी मैंने देखा है कि कई बच्चों को ये सब आता ही नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं कैसे पढ़ के आए होते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो उनकी भी गलती नहीं है, जो सामने पढ़ा रहा है उसकी भी गलती नहीं है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इसमें भी अच्छे हो जाएंगे। तब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? भैया ये एज का सवाल है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इसे। तो मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो को आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें। नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप इसे खुद से ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल बाद जो जैकोब का एज है, 2 लोग हैं यहाँ पे, एक जैकोब है, अजीब सा नाम है, मालूम है मुझे। ठीक है, ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वाले अंग्रेजी नाम रखते हैं, समझ नहीं आता मुझे। एक जैकोब है और एक उसका बेटा है, बेटे का नाम मैंने बताया ना, जैकोब है और एक जैकोब का बेटा है। कह रहा है 5 साल बाद जैकोब जो है वो अपने बेटे के एज से 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात हो रहा है, 5 साल बाद जैकोब जो है वो अपने सन से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, और 5 साल पहले जैकोब जो है वो 7 गुना था अपने बेटे से। ठीक है, तो ये सब भूतकाल और भविष्य काल की बातें हो रही है, मतलब फ्यूचर और पास्ट की बात हो रही है। इसमें प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो हम लोग पता क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मतलब आज की एज को हम लोग कुछ मान लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब का प्रेजेंट एज मैं x मान ले रहा हूं, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसको मैं y मान ले रहा हूं। ठीक है, मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज x है, सन की प्रेजेंट एज y है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son. 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज, फ्यूचर में जा रहे हैं हम लोग, यानी 5 साल बाद। भाई अगर आपकी इस समय एज 13 या 14 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 19 साल हो जाएगा, है ना, यानी 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी, x + 5, उसके बेटे की एज कितनी होगी, y + 5, दोनों में 5 जोड़ेंगे ना भाई 5 साल बाद के लिए। कह रहा 5 साल बाद ना जैकोब जो है वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। जैकोब मतलब कौन, x + 5, ये अपने बेटे के एज से 3 गुना हो जाएगा, यानी इसका 3 गुना करना है हमें। ठीक है, गलती लोग पता कहाँ करते हैं, इसमें 3 गुना करते हैं, इसमें करेंगे ना भाई, 5 साल बाद वाले में करेंगे ना। ठीक है, देखा आपने कैसे मैंने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जैकोब जो है 5 साल बाद अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, तो उसके बेटे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बेटे इन द सेंस उसके एज को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, 5 years ago, 5 साल पहले, अब पास्ट में चले गए, PAST पास्ट,
5 साल पहले आप बताइए दोनों की एज क्या रही होगी। इस समय एक्स और वाई है तो 5 साल पहले घटा देंगे भाई, एक्स -5 हो जाएगा, यहाँ वाई -5 हो जाएगा, है ना। अगर आपकी एज इस समय 14 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 9 साल रही होगी, है ना। 10 में पढ़ रहे थे तो 5 में पढ़ रहे होंगे 5 साल पहले। तो कह रहा है 5 साल पहले जैकब जो है वो अपने बेटे का 7 गुना था। जैकब जो है वो अपने बेटे का 7 गुना था, तो जैकब मतलब x-5, उसका बेटा मतलब y-5, कितना गुना था, 7 गुना। हो गया, बन गया इक्वेशन। ठीक है, जैकब जो है वो अपने बेटे का 7 गुना था, तो मैंने इक्वल लगा के 7y-5 कर दिया। ठीक है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमें पहला इक्वेशन दे देगा, x + 5, 3 को y में करिए 3y, 3 को 5 में करिए 15। ठीक है, अब ये x को यहीं रहने दीजिए, 3y को इधर लेके आइए तो -3y, इस 5 को उधर लेके जाइए तो 15 पहले से था, 5 उधर जाएगा तो -5, 15 - 5 10। ठीक है, ये मिला मुझे पहला इक्वेशन। अभी बस इक्वेशन मिला है, चिंता ना करिए। अब इसको भी पहले सॉल्व करें तो अपना दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो 7 को y में करेंगे तो 7y, 7 को -5 में करेंगे तो -35। ठीक है, फिर से भाई 7y को उधर लेके आएंगे तो x -7y हो जाएगा, ये -35 था, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, -35 + 5 -30 होगा, x -7y = -30 मिलेगा। तो 2 इक्वेशन मिल गया हमें, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, तो x - 3y = 10, ये पहला इक्वेशन, और x - 7y = -30, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंटेज हमें फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आसान है निकालना, 10 -3y को उधर भेजिए +3y। अब ये x की वैल्यू जो आई है इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये x है ना, तो x की जगह क्या रखना है, 10 + 3y। इस x की जगह मैं रख रहा हूँ 10 + 3y, बीच में -7y = -30, 10 3y - 7y, ये -4y हो जाएगा = -30। 10 को उधर भेज दीजिए, तो ये -4y है, -30 था, 10 को उधर भेज देंगे तो -10 हो जाएगा, तो जाएगा -40, इधर था -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 40/4। ठीक है, 40/4 मतलब y की वैल्यू 10। ठीक है, अरे 4 दाम 40, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू 10 मिली, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 + 3 × y यानी 10, तो ये जाएगा 10 + 30 दैट इज 40, यानी जैकब की एज 40 साल थी प्रेजेंट, और उसके बेटे की एज 10 साल। ठीक है, बहुत छोटा सा बेटा। तो आपने देखा मैंने आज वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, एक्सरसाइज बड़ा था इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ, लाइन बाय लाइन सॉल्व कराता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।